Nazareen, and welcome to a brand new episode of Kahani Pakistani with your host Aisha Gilan. आप में से अक्सर ये बात जानते हैं कि मेरी ज़्यादातर लाइफ अमेरिका में ही गुजरी है। वैसे अगर नहीं भी जानते तो मेरी उर्दू सुनकर गेस करना मुश्किल नहीं। कहानी पाकिस्तानी शो के ज़रिए मैंने ऐसी पाकिस्तानी कहानियों के बारे में जाना जिन्होंने मुझे एक हकीकत से इंट्रोड्यूस किया। ये हकीकत है ज़िंदगी की और उसके चैलेंजेस की। ये हकीकत कि ज़िंदगी हर एक को एक जैसे चैलेंजेस और मौके नहीं देती। अगर आप ज़िंदगी को बेहतर तौर पर समझना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि उन कहानियों को भी जानें जो आपकी आंखों से उजल हैं। क्यों? क्योंकि ये भी है ज़िंदगी। आज के शो में लियारी की लड़कियां बॉक्सिंग सीख रही हैं। थरपारकर में बच्चे क्यों मर रहे हैं? वो जिनकी ज़िंदगी कूड़े के ढेर से है जुड़ी, और पंजाबी ज़बान को जिंदा रखने पर काम। कराची का इलाका लियारी वैसे तो अक्सर मनफी खबरों में पेश होता है, लेकिन इस इलाके के बहुत से मुस्बत पहलू भी हैं जो खबरों में अपनी जगह कम ही बना पाते हैं। इनमें से एक पहलू स्पोर्ट्स में शिरकत का भी है। बॉक्सिंग और फुटबॉल जैसे स्पोर्ट्स में लियारी की नौजवानों ने पाकिस्तान को शोहरत दिलाई है। अब इसी इलाके में छोटे पैमाने पर ही सही मगर ख़वातीन को भी बॉक्सिंग की तरबियत दी जा रही है। देखते हैं इस बारे में शाइस्ता जलील की रिपोर्ट सऊद जफर की ज़बानी। बहुत से दूसरे माशरों की मानिंद पाकिस्तान में भी आम तौर पर खवातीन को कमजोर तस्वुर किया जाता है। इसीलिए लियारी में कायम पाक शाहीन क्लब में तरबियत हासिल करती इन कम उम्र लड़कियों को देखकर बॉक्सिंग के हवाले से उनके संजीदा अज़ाइम पर यकीन करना कुछ मुश्किल है। ये क्लब बॉक्सिंग कोच मोहम्मद यूनुस कमरानी के ज़ेर निगरानी मुस्तकबिल की खवातीन बॉक्सर्स तैयार कर रहा है। हमारा मतलब ये बॉक्सिंग जो है ना वो मतलब ये कि लियारी में एक जिसको बोलते हैं कि बहुत कम जगह पे और बहुत छोटे लेवल पे खेला जाता है और बहुत गरीब और छोटे लोग खेलते हैं, लेकिन बॉक्सिंग जो है वो मतलब तमाम खेलों में खाली क्रिकेट को छोड़ के उसके अलावा सबसे ज़्यादा यानी इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो रिजल्ट अगर आप देखेंगे तो वो बॉक्सिंग का है। मेरे शागिर्दों ने ओलंपिक से मेडल हासिल किए, एशियन गेम से कई मेडल हासिल किए। ममद अली किले की बेटी को देख के, उनकी फ़ाइटों को देख के उनको जज्बा है, लेकिन वो ये देख रही हैं कि हमारे पास अंधेरा है, ना यहाँ पे कोई एसोसिएशन काम कर रही है, ना कुछ या ना कोई इंटरनेशनल अपना इंटर क्लब पे भी कोई टूर्नामेंट नहीं हो रहे हैं। लेकिन हम इंतहाई शुक्रगुजार हैं सिंध स्पोर्ट बोर्ड के कि उन्होंने सिलसिला शुरू जिसको देखते हुए, जिसके हालात को देखते हुए इंशाल्लाह और जगह पे भी क्लब खुलेंगे और देखते ही देखते जो है वो इतनी तरक्की होगी कि मतलब ये कि लड़कों से ज़्यादा लड़कियां जो है वो रिजल्ट देंगी। कुछ अर्सा पहले इस क्लब में पहली मर्तबा एक 10 रोजा कैंप में 13 से 17 साल की 14 लड़कियों ने ट्रेनिंग हासिल की। इससे पहले लियारी के इलाके से ताल्लुक रखने वाले बेहतरीन खिलाड़ियों ने दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम मुतारिफ करवाया है, और यही जज्बा लिए मुस्तकबिल की ये बॉक्सर लड़कियां भी ट्रेनिंग में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। मैं फर्स्ट ईयर कॉमर्स कर रही हूँ और मेरी एजुकेशन भी कंटिन्यू है, इसके साथ मैंने बॉक्सिंग भी कंटिन्यू रखी है और कंटिन्यू रखूँगी जब तक अपने असली मकाम पे नहीं पहुँचाऊँ इंशाल्लाह। लड़कियों का एक तो फैमिली बैकग्राउंड, फैमिली का भी मसला होता है कि घर वाले नहीं चाहते अकेले आना जाना, ऊपर से गर्ल्स का अच्छा नहीं समझा आता, स्पेशली पाकिस्तान में, कराची हो गया, मतलब पाकिस्तान में इतना अच्छा नहीं समझा आता लड़कियाँ अगर खेलें तो, लेकिन अगर सपोर्ट मिले तो अच्छा खेल सकती हैं। मतलब पाकिस्तान की हुकूमत को चाहिए कि वो गर्ल्स को भी प्रमोट करें जैसे बॉयज़ को करते हैं। बॉयज़ के गेम खेलते हैं, लड़के ज़्यादा खेलते हैं, वैसे गर्ल्स को भी करें प्रमोट तो अच्छी बात है। बॉक्सिंग में आने का ख्याल ऐसे आया कि हमारे स्कूल में भी एक्चुअली बॉक्सिंग होती है, तो वहाँ से भी हम लोग थोड़ी सी ट्रेनिंग ले। लड़के तो खेलते ही बॉक्सिंग है, लेकिन लड़कियाँ ज़रूर, लेकिन लड़कियों को ज़रूर खेलना चाहिए क्योंकि लड़कियाँ लड़कों से कम नहीं होती। इंटरनेशनल लेवल पर खेलने का मौका मिला तो इंशाल्लाह हम ज़रूर जाएंगे, और जीतें या हारें वो किस्मत में होता है, जीत और हार, तो खेलने का मौका मिला तो ज़रूर खेलेंगे। क्लब के ट्रेनर्स और कोच पुरुम्मीद हैं कि जो लड़कियां यहां ट्रेनिंग हासिल कर रही हैं, मुनासिब मौका फराहम होने के बाद वो आइंदा होने वाले इंटरनेशनल इवेंट्स में पाकिस्तान का नाम जरूर रोशन करेंगी।
لڑکیاں جو کہ ہر چیز میں ساتھ ساتھ لڑکوں کے ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، اسٹڈی میں ہو، اس کے علاوہ کوئی بھی گیم ہو، ہاکی ہو، کرکٹ ہو، فٹ بال ہو، تو کیوں نہ باکسنگ میں یہ لڑکیاں آگے ہیں، کیونکہ یہ لڑکیاں جو ہیں کراٹے بھی کر سکتی ہیں، وشو بھی کھیل سکتی ہیں، تائیکوانڈو بھی کھیل سکتی ہیں. تو باکسنگ ایک ایسا گیم ہے جو لڑکیاں نہیں کھیلتی تھیں. آبجیکٹیوز یہ ہیں کہ لڑکیوں کے آگے فیوچر میں ان کو ورلڈ میں جائیں گے، ورلڈ میں جیسے کہ اولمپکس میں وومین باکسنگ ہے، یہ اولمپک گیم ہے باکسنگ، تو آگے جا کے فیوچر میں باکسنگ کی چیمپئن بنیں گی پاکستان کی، کیونکہ اولمپک میں پاکستان کو اولمپک ہو گیا، ایشین گیم ہو گیا، ساؤتھ ایشین گیم ہو گیا، اس میں پاکستان کو ریپرزینٹ کریں گے. صرف 150 گز کے پلاٹ پہ قائم یہ کلب خاطر خواہ سرکاری سرپرستی کے بغیر ہی مستقبل کے درخشندہ ستارے تیار کرنے میں دن رات مگن ہے. in the first time of history of پاکستان کہ فیمیل باکسنگ کے لیے کسی نے انیشیٹ کیا. تو لوگ کہتے ہیں کہ if you initiate you achieve. تو ہم نے انیشیٹ کیا ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ بچیاں یہ ہماری اچیومنٹ کریں گی. ان میں ہے بہادری ہے، اسکل اور فزیکل فٹنس. یہاں جو تمام کوچز ہیں وہ ان کو باقاعدہ کرا رہے ہیں اور ہر قسم کی فیسلٹی انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ ان کو موبائل رینج بھی ہم 2 کراچی میں پرووائڈ کر رہے ہیں کہ جہاں پہ بھی ضرورت ہو وہ اپنا موو کر کے اور وہاں موبائل باقاعدہ باکسنگ رنگ لگ جائے جس سے ان کو آسانی ہو. لیاری والے کسی سے کم نہیں اور پیچھے نہیں ہیں، اور اگر ہم لوگ اور اگر مجھے موقع ملا، ہماری ٹیم میں سے کسی کو بھی موقع ملا تو ہم ضرور کھیلیں گے انشاءاللہ، اور پاکستان کا نام ضرور 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 روشن کریں گے. جو کام لڑکے کر سکتے ہیں وہ کام لڑکیاں بھی کر سکتی ہیں اور لڑکوں سے اچھا کر سکتی ہیں. آغاز سفر شرط مان لیا جائے تو منزل دور نظر نہیں آتی. باکسنگ رنگ میں مستقبل کی یہ خواتین باکسرز اپنا لوہا منوانے کے لیے انتہائی پرعزم ہیں. اگر انہیں ذرا سی سرپرستی مل جائے تو کسے معلوم یہاں لیلا علی یا میری کام جیسا کوئی ستارہ پہلے سے ہی موجود ہو. یہاں ایک چھوٹا سا بریک، اور بریک کے بعد اس کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بچے اس کنڈیشن تک نہ پہنچے، پہلے ہی اس سے ایڈریس کیے جائے. دور دراز علاقوں تک ہم ٹریننگ کا پروگرام شروع کیا ہے. جلدی سے واپس آئیں. ویلکم بیک. بریک پر جانے سے پہلے آپ نے دیکھا کہ کس طرح لیاری اور دوسرے علاقوں کی لڑکیاں باکسنگ جیسے کھیل میں اپنا نام پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. اب ہم آپ کو کراچی ہی کی ایک ایسی جگہ لے کر جائیں گے جس کی موجودگی ہمارے گلی محلوں کے صاف رہنے کی ایک ضمانت ہے. یہی نہیں، یہ جگہ اس پر آباد ایک آبادی کے مکینوں کی زندگی کی ضمانت بھی ہے. ایک مرتبہ پھر شائستہ جلیل اور آصف بابر کی کہانی محمد اشتیاق کی زبانی. پاکستان کے اقتصادی مرکز کراچی کے مضافات میں نور محمد نامی ایک گاؤں کے باسیوں کا گزر بسر اس علاقے میں پھینکے جانے والے کچرے پر ہے. احمد نامی شخص طویل عرصے سے یہاں مقیم ہے، جو اپنے بال بچوں کا پیٹ کچرا چن کر ہی پال رہا ہے. جو نہ ہماری کوئی زمین ہے، نہ جاگیر ہے، نہ گاڑی ہے، نہ کوئی ایسا کوئی سسٹم ہمارے پاس نہیں ہے. پھر ہم لوگوں نے دیکھا کہ بچے ویسے بھی مر جائیں گے بھوک سے، اس سے بہتر ہے کہ کچرا چنے. تو کچرا چننے میں بھی کوئی برائی نہیں ہے، لیکن اپنا پیٹ اور بچوں کا پیٹ پال سکتے ہیں. محمد خالق کہتے ہیں کہ یہ کچرا اس گاؤں کے مکینوں کے لیے روزی کا ایک ذریعہ بنا ہوا ہے. حکومت کے لیے ہماری یہ ہے کہ ہمیں جو ہے نا جو شہری لوگوں کا حق سمجھتے ہیں ان کو دیتے ہیں، وہ ہمیں بھی دے دیں. ہمارا بھی وہی حق ہے. ہمیں بھی اس طریقے سے کچرے میں ہم لوگ پڑے ہوئے ہیں، ہمیں بھی ہماری طرف بھی دیکھیں. یہ کراچی کا علاقہ ہے، یہ کراچی کا پورا سینٹر ہے. آجو باجو میں روشنی ہے، یہاں پر اندھیرا ہے. نور محمد گاؤں کے صرف مرد ہی اس کام میں مصروف نہیں، بلکہ خواتین اور بچے بھی ان کا ہاتھ بٹاتے ہیں. ہم کو تو پتا ہے، ہم خود بیمار ہے، دوا لینے جاتا ہے. بیماری ہے، بخار نہیں چھوڑتا ہے، بھائی کبھی کھانسی ہے. اور کیا مسئلہ ہے؟ کچھ نہیں ہے. یہ ہم بولتا ہے ادھر کوئی اچھا مزدوری ہم کو دے دیتا ہے، یہ کام چھوڑ دیں گے. اس گاؤں کے لوگوں سے کچرا خریدنے والے بھی یہیں ڈیرا لگائے ہوئے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ کراچی شہر کے اس کچرے سے لوگ لوہا اور دیگر دھاتیں کچھ کارآمد چیزیں ڈھونڈ کر فروخت کرتے ہیں. ان کا یہی کام ہوتا ہے، 200-250 روپے دیہڑی بنتی ہے ان کی، اور کوئی کام نہیں آتا ان کو. یہاں پہ تقریباً 200-250 مکان ہیں یہاں پہ. تو ایک مکان اپنا دیہڑی بنا لیتے، 200-250 روپے 300 روپے بنا لیتے ہیں صبح سے لے کے شام تک. جی ہاں. کچرا تو یہ بڑا سب سے یہ سارا کچرا یہیں پہ گرتا ہے. لوگ جاتے ہیں یہاں پہ کام کرنے. پورے کراچی کا کچرا جو ہوتا ہے یہاں پہ آتے ہیں، یہاں اتارتے ہیں، پھر وہاں سے ڈھونڈتے ہیں. وہ چھوٹے بچے اپنی دیہڑی بنا دیں، مطلب 50 روپے کا 20 روپے کا ڈھونڈ کے لے کے آتے ہیں.
स्कूल अगर माँ बाप के ऊपर अगर स्कूल भेजे तो वो अच्छा है, और कुछ बच्चे ऐसे वो पढ़ते नहीं, वो कचरा ढूंढने जाते हैं। दिन भर की थकान के बाद पानी का हसूल इस इलाके का एक बड़ा मसला है और यहाँ पानी फरोख्त करने वाले चंदू कहते हैं कि ये लोगों को बहुत महंगा पड़ता है। यहाँ पे पानी नहीं है ना, ये पैसों का बहुत महंगा पड़ता है पानी। और जी हाँ, और पानी ज़्यादा ही चाहिए यहाँ पे। काम ऐसा है ना, जैसे काम से आते हैं, जैसे नहाते नहीं हैं तो आराम भी नहीं आता है। सबसे बड़ा पानी का ही मसला है। गांव का था वो तो बन गया, अभी रोड भी पक्का है, अभी वो पानी का ही मसला है। तो रोशनियों के शहर कराची के मज़ाफ़ात में कई ऐसे देहात हैं जहाँ के रहने वाले अब भी बहुत सी बुनियादी ज़रूरतों से महरूम हैं। अमेजिंग, मैं तो अंदाज़ा भी नहीं कर सकती थी उस हिम्मत का जिसके साथ कचरा कुंडी के रहने वाले यहाँ के चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं। हमारी अगली रिपोर्ट देखकर यकीनन आप भी उस हौसले और हिम्मत की दाद दिए बगैर नहीं रहेंगे जिसके साथ थरपारकर के रहने वाले अपनी जिंदगियां गुजार रहे हैं। कुछ अरसे से खबरों में थरपारकर के इलाके के बच्चों की अमवात का जिक्र हो रहा है। ये तकलीफ दे इशू सियासत की नजर भी हुआ। किसी ने इन अमवात की एक वजह बताई तो किसी ने दूसरी। इसलिए हमारी रिपोर्टर शाइस्ता जलील कैमरामैन आसिफ बाबर के साथ खुद पहुंची थरपारकर और आपके लिए तैयार की ये रिपोर्ट। सूबा सिंध का जिला थरपारकर गुज़िश्ता कई बरसों से बच्चों की अमवात के बाइस ज़राए अबलाग की सुर्खियों की जीनत बनता आ रहा है। वहीं 2016 का आगाज भी थरपारकर के नामौलूद बच्चों के लिए कुछ अच्छा या यूँ कहा जाए कि बेहतरी का साल साबित नहीं हो रहा। इन दिनों कई नामौलूद मुख्तलिफ बीमारियों और वजूहात के बाइस फौत हो चुके हैं। थरपारकर के सरकारी अस्पताल के मुआलिज डॉक्टर मुहेश का कहना है नमूनिया और हेजे की बीमारी छोटे बच्चों की अमवात की बड़ी वजह बनी हुई है। आम तो वैसे आज सीजनली ये नमूनिया है, बाकी जो डायरिया था वो इतनी वो जो होती है डायरिया गैस्ट्रो वगैरह जो वो तो नहीं है, बाकी सिंपल जो डायरिया है वो केसेस हमारे पास आ रहे हैं। एक दो गांव हैं जहाँ पे ज़्यादा थोड़ा डायरिया है वो आ रहे हैं। हाँ वो तो उससे पहले तो वो तो जो बच्चे एक तो कम वज़न वाले होते हैं प्रीटर्म जिसको हम बोलते हैं, बिल्कुल 1 दिन के 2 दिन के कम वज़न, वो वहाँ पे डिलीवरी जो होती है गाँव में वो पहुँचने में लेट होती है, उसकी वजह से वो हो जाते हैं। तो ब्रेस्ट की वजह जो अभी बच्चों वाली होती है वो तो लेट नहीं, वो तो प्रीटर्म कम वजन उसकी वजह से होती है। बाकी जो नहीं पहुंच सकते तो वो लाजमी लेट आवर पहुंचे तो फिर यहाँ भी कुछ नहीं होता, फिर आगे जाते हैं वो उनकी डेथ हो जाती है। ग़िज़ाई किल्लत और खुराक की अदम दस्तियाबी थरपारकर का एक बड़ा मसला है। मुख्तलिफ मोज़ी बीमारियाँ अपनी जगह, नामौलूद बच्चों की अमवात की वजह इनकी माओं की कमजोरी बताई जाती है। घर की एक खातून का कहना है कि ग़िज़ा की कमी और जिस्मानी कमजोरी के बाइस इसके 7 नामौलूद बच्चे फौत हो चुके हैं। सुराही नामी खातून से जब पूछा गया कि यहाँ की ख़वातीन की कमजोरी की वजह क्या है तो इसने मकामी ज़बान में बताया कि यहाँ का मसला गुर्बत है। बुद्धायूं पिया सरकारी अस्पताल में बुद्धाऊं पिया हर अचे पे उनके बुद्धाऊं पिया असांजी करे कौन थो कोशिश करे कौन असीं ॿारहाड़ी में वेठा असांजी कोशिश कौन था कनि। घर की ख़वातीन की खुराक ज़्यादातर बाजरे की रोटी और चावल हैं जो वो अपने बच्चों को भी खिलाती हैं। घर की ख़वातीन घर की चक्की में बाजरे को पीसकर इससे आटा बनाती हैं और फिर वो रोटी खुद और अपने बच्चों को खिलाती हैं। खावण पीअण वाले असां 7 भाती घर, एक तो मेरा घर वाला वो मजदूरी करंदा है खुली, एक घर वाला मजदूरी करता है, 7 बजे खाए बराड़ी दे बैठो गुर्बत है, पैसा नहीं होता जैसे पैसा किसी चलाए ना तैसे नहीं बचा में खत्म भी। हाँ घर में तकरीबन यही होता है कि मौसमी जो होता है फसल वो बाजरे का होता है, तकरीबन बाजरे की रोटी खाई जाती है। कुछ घरों में तो गंदम की रोटी भी चलती है लेकिन सब्जी वगैरह ये बहुत कम इस्तेमाल होती है, इसलिए ये ग़िज़ाई खुराक का बड़ा मसला है। खेती बाड़ी बारिश पे ही मुनहसर है, अगर बारिश होती है तो खेती बाड़ी होती है वरना कुछ नहीं। थरपारकर में बच्चों की अमवात की एक बड़ी वजह ट्रांसपोर्ट की सहूलियात की कमी भी है, जिसके बाइस अस्पताल देर तक पहुंचने पर कई बच्चे रास्ते में ही फौत हो जाते हैं। थर के मकामी अफराद का कहना है कि दूसरे शहरों में भेजे गए अक्सर बच्चे रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। इनायतुल्लाह का भतीजा भी इसी सबब इंतकाल कर गया। जो मेरा भतीजा था उसको तकलीफ बहुत ज्यादा हो गई, अगर इधर हॉस्पिटल होती या इधर कोई डॉक्टर होता तो वो फौत ना होता।
क्योंकि उसको नमूनिया हो गई। रात को इस्लाम कोट ले गए, उधर से वापस आ गया। वापस आया तो इधर तकरीबन फजर तक जो उसको तकलीफ ज़्यादा हो गई, उसी वजह से वो फौत हो गया। अगर ये हॉस्पिटल होता या डॉक्टर होता तो ये ना होता। सूबाई वज़ीर सेहत सिंह जाम मेहताब डहर थरपारकर में बच्चों की अमवात से मुतालिक गुफ्तगू में कहते हैं, बच्चे भूख से नहीं बल्कि पैदाइश में पेचीदगियों के बाइस फौत हो रहे हैं। हुकूमत सिंध थरपारकर के मसाइल के हल के लिए कोशा है। आज तक इन मंथ ऑफ फरवरी जो है 35 जो है नोटिफाइड है, वो कोई छुपा नहीं सकता। प्री मेच्योर बर्थ जो है मेन है, वही बच्चे आते हैं जो अंडरवेट 2 पाउंड के बच्चे भी जो हैं वो पैदा होते हैं। हालांकि जो नॉर्मल वेट होना चाहिए उस हिसाब से बहुत कम है। एक अंडरवेट भी हो और प्रीमेच्योर भी हो और विद कॉम्प्लिकेशंस हो के जी उसको रेस्पायर जो डिलीवरी हुई थी उसमें स्पेस ज़्यादा आ गया, टाइम पीरियड ज़्यादा लग गया, तो उसमें बच्चे को वो कहते हैं कि जी बर्थ एक्सपेक्सिया में पैदा होते हैं। आप सब निकाल लें, मेरा ख्याल है कि 96% केसेस ऐसे हैं जो कॉम्प्लिकेटेड पैदा भी होते हैं, अंडरवेट भी होते हैं, सेप्टिक हो जाती है, अम्बिलिकल कार्ड सेप्टिसीमिया के होते हैं। तो ये फिगर है बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में। इसको हम कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे इस कंडीशन तक न पहुँचे, पहले ही इससे एड्रेस किए जाए। दूर दराज इलाकों तक हम ट्रेनिंग का प्रोग्राम शुरू किया है। इंटरनेशनली ये मॉनिटर होता है खुश्क साली या ड्राउट की कंडीशन को। कहीं से भी ऑन ग्राउंड पिछली दफ़ा बारिशें हुई हैं, ठीक है, इस वक्त ड्राउट की सिचुएशन नहीं है, एक बात। दूसरी बात ये कि ये कहना कि भूख से मर रहे हैं ये नहीं है। न्यूट्रिएंट की कमी ज़रूर है, क्योंकि उनकी जो इंसान को चाहिए जो न्यूट्रिएंट्स उसके इजी लाइफ के लिए वो वहाँ पे नहीं। प्रोटीन का होना ज़रूरी है उसमें, और मिनरल्स जो हैं वो मिलना ज़रूरी है। वो तो बेचारे सिर्फ जो है गंदम की रोटी और उसके साथ खा लेते हैं। डेफिनेटली पॉवर्टी है वहाँ पे। इसको अपलिफ्ट करने के लिए जो है मुख्तलिफ प्रोग्राम किए जा सकते हैं, मुख्तलिफ जो है प्रोग्राम हैं अंडर कंसिडरेशन। इसको अपलिफ्ट करने के लिए इक़दाम करने चाहिए। उस पर इंशाल्लाह गवर्नमेंट काम कर रही है, तो कोशिश है कि इस पर हम काबू पा सकते हैं। सूबा सिंध के रेगिस्तानी इलाके थरपारकर के दूर अफ्तादा देहातों में बच्चों की अमवात से निमटना गुज़िश्ता बरसों की तरह आज भी सिंध हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज है। अब यहाँ एक ब्रेक के बाद कुछ ऐसे चैलेंजेस की कहानियाँ जो मौजूद हैं आपके आसपास ही। एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी वेब के ऊपर बन जाए ताकि दुनिया भर में जहाँ कहीं भी पंजाबी रहते हैं वो इससे फ़ायदा उठा सकें। We'll be right back. शो में इससे पहले आपने देखी कहानियाँ कुछ अमेजिंग पाकिस्तानीज़ की जो पाकिस्तान के खूबसूरत सूबा सिंध में चैलेंजेस का हिम्मत से सामना कर रहे हैं। अब एक ऐसी कहानी जिसका ताल्लुक पाकिस्तान के आबादी में सबसे बड़े सूबे की ज़बान से है। नहीं, इसके लिए आपको पंजाब नहीं जाना पड़ेगा। ये कहानी एक ऐसे पाकिस्तानी की है जो अमेरिका में रहते हुए पंजाबी ज़बान पर काम कर रहे हैं। ये काम क्या है, ये जाना VOA उर्दू सर्विस के चीफ फैज़ रहमान ने उनसे अपने शो कैफे DC के इंटरव्यू में। चेक दिस आउट। आज हमारा मौजू थोड़ा सा हटकर है और आज जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं उनका एक तवील अरसा, एक वक्त, तवानाई एक ऐसे मकसद के लिए सर्फ हो रही है जो कि उस रीजन के लिए ही नहीं बल्कि यहाँ पर अमेरिका में और नॉर्थ अमेरिका, कनाडा वगैरह में बसने वाले लाखों लोग उससे वाबस्ता हैं और उससे आइडेंटिफाई करते हैं। मेरी मुराद जनाब सफ़ीर रामा साहब से है जो अकेडमी ऑफ द पंजाब ऑफ नॉर्थ अमेरिका के बानी और उसके रूह रवा हैं और आज हमारे साथ हैं। रामा साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। आपने मुझे यहाँ पे बुलाया, बात करने का मौका दिया। एब्सोल्युटली। तो मैं आपसे जो बात का आगाज़ करना चाहता हूँ वो ये कि आपने एक अहम काम शुरू किया और खुसूसन जिस बात ने मुझे बहुत मुतासिर किया है वो आपने पंजाबी अदब की और पंजाबी किताबें वगैरह को आपने डिजिटाइज़ करने का एक काम शुरू किया है और आपकी वेबसाइट
اس معاملے میں کافی اہمیت رکھتی ہے. خود میں بھی اس کا ایک ون آف دی بینیفیشریز آف یور ویب سائٹ. کتابوں کا جو کام ہے یہ دراصل ہماری آرگنائزیشن اکیڈمیز آف پنجاب ان نارتھ امریکہ اس کے مقاصد کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ایک بہت بڑی لائبریری ویب کے اوپر بن جائے تاکہ دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی پنجابی رہتے ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. راوت صاحب کتنی کتابیں اس وقت آپ ڈیجیٹائز کر اس وقت تقریباً 800 کے قریب کتابیں ہیں, لیکن جو پلان ہے وہ چند ہزار کا ہے کم از کم. تو ابھی اس میں کافی وقت لگے. اس میں جو ادب کے حوالے سے ظاہر ہے جب کسی زبان کی ترقی و ترویج کے لیے کام کیا جاتا ہے, اس موضوع پر بات کی جاتی ہے, تو ادب ایک ایسا موضوع ہے جو سب سے پہلے سامنے آتا ہے. یہ بتائیے کہ اس میں کتنا لکھا جا رہا ہے, کتنا پڑھا جا رہا ہے, شاعری کیسی ہو رہی ہے, افسانے کیسے لکھے جا رہے ہیں, اخبار نویس کیسے اس کو لکھ رہے ہیں, لوگ ادبی محفلوں میں اس کو کیسے بولتے ہیں. تو یہ تمام وہ اس پہلو ہیں جس کو میں چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑی بہت روشنی ڈالیں. ان سارے سوالوں کے جواب میں ایک بہت بڑی مشکل جو سارے پنجابی لکھنے والوں کو, پنجابی پڑھنے والوں کو, پنجابی سے محبت رکھنے والوں کو پاکستان میں پیش آتی ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ پنجابی زبان نہ آج کل اسکولوں میں پڑھائی جاتی ہے نہ پہلے کبھی پڑھائی گئی, تو پنجابی پڑھنے والے لوگ تھوڑے ہیں, ریڈرشپ جو ہے وہ کم ہے. تو آپ چاہے ادب کی بات کریں, آپ پنجابی کی دوسری کتابوں کی بات کریں, اخباروں کی بات کریں, ہر جگہ پر وہ رکاوٹ جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہے. اور ہمارے خیال میں یہ ہماری پاکستان کی ایجوکیشن پالیسی, لینگویج پالیسی کا نقص ہے کہ پنجابی کو پنجاب کے اسکولوں میں پڑھایا نہیں جاتا, اور پنجابی زبان جو اتنی بڑی زبان ہے کہ یہ دنیا کی 8ویں 9ویں زبان ہے بولنے والوں کے لحاظ سے. اگر آپ ہندوستان میں دیکھیں تو ہندی اور بنگالی کو چھوڑ کے یہ بولنے والوں کی تعداد کے لحاظ سے تیسری بڑی زبان ہے انڈیا میں, سب بھارت میں, پورے بھارت میں, پورے بر صغیر میں. پاکستان میں اس وقت تقریباً 60-65% لوگ یعنی اکثریت جو ہے وہ پنجابی کے مختلف لہجے بولتی ہیں. تو اس وقت کیا امر مانے ہے, کون سی ایسی باتیں ہیں جس کی وجہ سے پنجابی کو ایک نظام تعلیم کے طور پر نہیں اپنایا جا سکتا؟ آپ دنیا کے کسی ماہر تعلیم سے بات کر لیں, دنیا کے تمام ماہرین تعلیم اس بات پہ متفق ہے کہ پرائمری اسکول میں جب بچہ داخل ہوتا ہے لگتا یہ ہے کہ فوجی حکومتوں کا دور ختم ہو گیا, اور خاص طور پہ 17ویں ترمیم کے بعد پروونشل اٹانومی باقاعدہ پاکستان میں نافذ ہو چکی ہے. اب پروونسز کے بعد, صوبوں کے پاس بہت اختیارات ہیں. ان میں سے ایک اختیار یہ بھی ہے کہ وہ جو چاہے تعلیمی پالیسی بنائیں, اور کم از کم صوبے کی حد تک وہ سرکاری زبان چاہیں تو وہ اپنی لوکل بولی جانے والی زبان بھی رکھ سکتے ہیں, اور یہ ہر صوبے کو یہ اختیارات ہے. اس لیے میرا خیال ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہمارے جو ماہرین تعلیم ہیں وہ دوبارہ اس بات پہ غور کریں کہ بھئی یہ زبان سارے صوبے میں بولی جاتی ہے, یہ دنیا کی بڑی زبانوں میں سے ایک زبان ہے, اس کا لٹریچر تقریباً 1000 سال پرانا ہے. بہت خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے آپ سے. میری خواہش یہ ہے کہ اس پر مزید ہم اور بات کریں کسی اور موقع پر. انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اس وقت میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ تشریف لائیں. بہت مہربانی. اس ٹریفک میں جمعے So nice of you. جمعے آپ کے نے دن مجھے موقع دیا پنجابی کی بات کرنے کا. تھینک یو ویری مچ. اینڈ ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا شو. ضرور اپنا فیڈ بیک بھیجتے رہیے گا ہمارے اس فیس بک پیج کو لائک کر کے. میں ہوں آپ کی ہوسٹ عائشہ گیلانی, سائننگ آف فار کہانی پاکستانی. خدا حافظ.